अगर हम स्टूडेंट्स बात करें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर क्या होती है न्यूक्लियस की, तो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा। हमें 3 मेजर स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसने कवर किया होता है न्यूक्लियस को, जबकि दूसरी जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होता है भला, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें पता है न्यूक्लियस के पास जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। क्या होता है भला, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो जो न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होता है। टोटल सेल के अंदर 3 ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, जबकि दूसरा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और थर्ड हमारे पास हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी होती हैं, और हम इनको कहते हैं कि दीज आर डबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। तो स्टूडेंट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बात एक ही है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर इन्वेलप की या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होता है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो इनर मटेरियल होता है, जो इनर हमारे पास होती है बाउंड्री या इनर पर्दा जो होता है या इनर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, वो किस को कवर करती है, वो हम कहते हैं न्यूक्लियर कंटेंट जो होते हैं। न्यूक्लियर कंटेंट जो होंगे उनको कवर किया होता है, न्यूक्लियर कंटेंट्स को। जबकि जो आउटर बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री कॉन्टिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने डिस्कस किया था कि वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। हमने कहा था कि ये वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करके सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करके कहाँ तक जाता है, सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। तो स्टूडेंट याद रखें, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर बाउंड्री से जो हमारे पास वहाँ से वो कंटिन्यूस करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसने कवर किया होता है न्यूक्लियस के कंटेंट को, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। स्टूडेंट होता क्या है हमारे पास, ये दोनों जो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में फ्यूज़ होके न्यूक्लियर पोर बना देती हैं। क्या करती हैं भला, ये दोनों आपस में फ्यूज़ होके न्यूक्लियर पोर बना देती हैं। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं भला, न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स की मदद से क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसी वजह से अगर हम देखें, जो हमारे पास डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर। और ये हमारे पास किसके अंदर मैकेनिज़्म होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही मैकेनिज़्म टेक प्लेस होता है। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं भला, ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन का जो मैकेनिज़्म होता है ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और जब ये मैसेंजर आरएनए बनता है तो ये न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, निकल के कहाँ पे जाता है, ये न्यूक्लियर पोर से निकल के साइटोप्लाज्म के पास चला जाता है। कहाँ पे जाता है भला, साइटोप्लाज्म के पास जाता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए आगे जाके प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस के पास क्या है, वो डीएनए तो प्रेजेंट है,
तो ये प्रोसेस जो पूरे का पूरा है ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्यों नहीं हुआ, मतलब ये डीएनए डायरेक्ट इधर आती साइटोप्लाज्म के अंदर और डायरेक्ट ये प्रोटीन के फॉर्मेशन करवाती, तो इसलिए नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर पोर का साइज़ कम होता है, छोटा होता है, और डीएनए जो होता है वो इसको क्रॉस नहीं करती, यहाँ से नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट होती है मैसेंजर आरएनए के अंदर, और मैसेंजर आरएनए का जो साइज़ होता है वो शॉर्ट होता है और ये न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के पास आ जाता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट न्यूक्लियर पोर्स के नंबर की, तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स और डिफ्रेंशिएटेड सेल के अंदर इनके नंबर डिफरेंट होते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल और डिफ्रेंशिएटेड सेल के अंदर इनके नंबर डिफरेंट होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड सेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये वो सेल होते हैं जिनको अपना फंक्शन अभी तक असाइन नहीं हुआ होता, मतलब इनको ये नहीं बताया हुआ होता कि इन्होंने आगे जाके क्या फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इनको हम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कहते हैं। इनमें हमारे जार्म सेल्स आते हैं। क्या आते हैं भला, हमारे जार्म सेल्स आते हैं, मतलब एग और स्पर्म आते हैं। हमारे एग और स्पर्म जो होते हैं ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं। और अगर एग की बात करें तो एग के पास तकरीबन 30,000 न्यूक्लियर पोर होते हैं। कितने होते हैं भला, 30,000 न्यूक्लियर पोर होते हैं। जबकि दूसरे जो सेल होते हैं वो है डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। दूसरे सेल जो होते हैं वो है डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मतलब जिनको अपना फंक्शन असाइन किया हुआ होता है। इसमें कॉमन एग्जांपल उन्होंने बताई है आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स के। इसके पास तकरीबन 3 to 4 आप कह सकते हैं न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में उन्होंने बात की आरबीसीज की, मतलब आरबीसीज का उन्होंने कहा है कि इसके पास 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। लेकिन ये जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल जो हैं, ये इमेच्योर हैं, ये मेच्योर नहीं हुए अभी तक। ये इमेच्योर की बात कर रहा है कि उनके पास जो न्यूक्लियस होता है उसके पास 3 या 4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स जो मेच्योर होते हैं, आरबीसी जो कि मेच्योर होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। सिर्फ एक एनिमल्स है जिसका नाम केमल होता है, जिसका नाम क्या है, केमल होता है, उसके मेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। बाकी किसी के मेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता।